गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीए पार्ट फर्स्ट की पेपर फेस्ट में जो हमारा पेपर है फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूलाधार, उसमें हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख जो विशेषताएं थी, डेविड ईस्टन के द्वारा जो 7 विशेषताएं बताई गई थी, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम एक नए टॉपिक, इसी से जुड़े हुए जो दूसरा टॉपिक है वो है उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना। इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद की जो आलोचनाएं हैं, इनकी अगर बात की जाए, पहली बात तो ये हमें यहां देख लेनी है कि उत्तर व्यवहारवाद की जो खोज थी, या ये कहें कि उत्तर व्यवहारवाद का जो आगाज किया था, वो पाश्चात्य राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा किया गया था। ये कहें कि ये पाश्चात्य राजनीतिक शास्त्रियों की यह खोज थी। उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण और जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, दोनों ही इन दृष्टिकोणों के दोषों को दूर करने का एक प्रकार से काम इसमें किया गया था, जिसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण था, उसमें संशोधन किया या उसमें सुधार किया किसने? व्यवहारवाद ने। और व्यवहारवाद के दोषों को समझा किसने? उत्तर व्यवहारवाद ने। तो एक प्रकार से तथ्य मूल्य समन्वय की बात करके उन्होंने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण दोनों के ही दोषों को एक प्रकार से दूर करने का काम किया उत्तर व्यवहारवाद ने। और एक प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक नवीन दिशा देने का प्रयास किया। अब यहां बात यह है कि यद्यपि उत्तर व्यवहारवाद दोनों दृष्टिकोणों, यानी परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण, दोनों के दोषों को दूर करता है, लेकिन इसका यह कदापि मतलब नहीं लेना चाहिए कि ये दोष मुक्त होगा या उत्तर व्यवहारवाद में तो कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। प्रत्येक जो दृष्टिकोण है उसमें उसकी अपनी कुछ खामियां होती हैं उसमें। तो यहां पर उत्तर व्यवहारवाद के साथ भी ये बात लागू होती है कि उत्तर व्यवहारवाद यद्यपि दोनों दृष्टिकोणों के दोषों को दूर करता था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां अंतर्निहित हैं, जिनका एक एक करके हम यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ हेडिंग्स में लिख भी रखा है, पहला जो दोष है इसमें वो है उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोधों का दोष। पहला दोष क्या गिना सकते हैं हम? उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोधों का दोष, यानी इस पर में परस्पर अंतर विरोध मौजूद है। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों को महत्वपूर्ण माना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तथ्य मूल्य समन्वय, उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या किया? तथ्य मूल्य समन्वय पर बल दिया। उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण से मूल्यों को ग्रहण किया और व्यवहारवादी दृष्टिकोण से तथ्यों को ग्रहण किया। तो एक प्रकार से तथ्य मूल्य में समन्वय करने का प्रयास किया। सिद्धांत की दृष्टि से यह एक उचित विचार हो सकता है, यानी एक सिद्धांत की दृष्टि से, सैद्धांतिक रूप से ऐसा एक उचित विचार है और सुंदर विचार है, किंतु व्यवहार के स्तर पर अगर देखा जाए तो उत्तर व्यवहारवाद में इससे अंतर विरोध हो गया, यह कंट्राडिक्टरी हो गया। रीजन, क्योंकि तथ्य और मूल्य दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में तथ्य मूल्य के मध्य समन्वय करना सिद्धांत के स्तर पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मूल्य और तथ्य दोनों को महत्व देने का अर्थ यह है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रधान आदर्शवादी बनाने के साथ साथ दूसरी तरफ मूल्य निरपेक्ष और यथार्थवादी भी बनाना चाहते हैं। वस्तुतः यह असंभव है और इससे अंतर विरोधों को इससे क्या हुआ? अंतर विरोधों का जन्म हो गया, यानी दो विरोधी वस्तुओं को एक जगह मिलाने का जो प्रयास उत्तर व्यवहारवादियों ने किया, वो सैद्धांतिक दृष्टि से तो सही है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर ऐसा संभव नहीं है। ऐसा अगर हुआ तो उसमें अंतर
अंतर्निहित विरोधों का दोष आ जाएगा। तो इस प्रकार से पहली आलोचना इसकी इस प्रकार से की जाती है कि उत्तर व्यवहारवाद में अंतर विरोधों का दोष है। दूसरी जो आलोचना है वो आप यहां देख रहे हैं बोर्ड पे, ये एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमने व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा कि वो पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद को कैसा कहा गया, यह अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। देखिए, उत्तर व्यवहारवादियों ने तकनीकी से पूर्व सार तत्व पर बल दिया। जैसा कि हम इसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे तब हमने देखा भी था कि ये तकनीकी से पूर्व सार तत्व को ज्यादा महत्व देते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वे पहले शोध का उद्देश्य तय करते हैं और तत्पश्चात तकनीकी का प्रयोग उस पूर्व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार इनका अध्ययन एक प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया, यानी लक्ष्य पहले डिसाइड करना और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप तकनीकों का प्रयोग करेंगे, तो ये एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, यह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। जबकि हमारे पास जो लक्ष्य या ये कहें कि जो निष्कर्ष हमारे पास निकल के आने चाहिए वो नवीन आने चाहिए। हमें निष्कर्ष का पहले पता नहीं होना चाहिए। अगर हमें पहले से ही हमने लक्ष्य को डिसाइड कर लिया और उसके अनुसार हम वर्क कर रहे हैं, उसके अनुसार हम तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इससे वैज्ञानिकता नहीं है, इसमें वैज्ञानिकता नहीं होगी, अतः इसे अवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। नेक्स्ट और तीसरी जो इसकी आलोचना की जाती है वो है अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी ये दोनों ही विचारधारा के, दोनों ही दृष्टिकोण के लोग पश्चिमी जगत से थे, और पश्चिमी जगत से भी हम ये कहें कि शिकागो विश्वविद्यालय से थे, और शिकागो विश्वविद्यालय से जुड़े होने के कारण इन विचारकों के जो विचार हैं उनमें ये स्पष्ट झलक दिखाई देती है, स्पष्टता दिखाई देती है कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा थी, यह अपने देश के हितों को पूरा करने वाली विचारधारा थी। उत्तर व्यवहारवाद अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को विश्व की देन है, किंतु जहां व्यवहारवादी की प्रतिबद्धता सत्य के शोध के प्रति थी, वहीं उत्तर व्यवहारवाद की प्रासंगिकता या ये कहें प्रतिबद्धता उस प्रासंगिकता के प्रति है जिसे अमेरिकी राष्ट्रीय हितों और मूल्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण की जिस आवश्यकता पर बल दिया वह विश्व स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान करती है, यानी राजनीति का व्यवसायीकरण करने की बात उत्तर व्यवहारवादियों के द्वारा की गई, जो एक प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये तीन कमियां आपने देखी। चौथी जो आलोचना की जाती है वो इसकी है कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा, तीसरा ये होगा। चौथा है उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व। उत्तर व्यवहारवादी या ये कहें कि उत्तर व्यवहारवाद में मानवीय मूल्यों की रक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया, किंतु वास्तव में मूल्य केवल उदारवादी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा से ही संबंधित मूल्य हैं। ये मूल्य समाज एवं समुदाय के ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व प्रदान करते हैं, किंतु उनके दृष्टिकोण से समाजवादी और जो प्रत्ययवादी विचारधाराएं हैं वो सहमत नहीं है। जो समाजवादी हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों की भूल यह रही कि वे अपने उदारवादी मूल्यों को ही मानवीय मूल्य मान बैठे एवं उन्हें स्वयं सिद्ध एवं शाश्वत मूल्यों के रूप में स्वीकार कर लिया उन्होंने, जो कि उनकी एक बड़ी भूल कही जा सकती है, जबकि इन मूल्यों का केवल सापेक्षिक महत्व है। ये उदारवादी जो व्यवस्थाएं वहां तक तो सीमित है, लेकिन सामाजिक जो ये कहें कि समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्थाओं के लिए उचित नहीं कही जा सकती। नेक्स्ट और जो अंतिम अगली इसकी आलोचना की जाती है वो है तृतीय विश्व के लिए इसका सीमित महत्व। देखिए, यहां तृतीय विश्व के लिए भी इसका सीमित महत्व कहा जा सकता है। और सबसे पहले आपको समझना होगा कि तृतीय विश्व कहेंगे किसको, तृतीय विश्व में कौन शामिल है, तृतीय विश्व में कौन शामिल है। तो देखिए, 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य तक या ये कहें कि 20वीं शताब्दी तक यूरोपीय ताकतों ने दुनिया के विभिन्न भागों में, दुनिया के एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, इन महाद्वीपों में अपने उपनिवेश बना रखे थे। तो तृतीय विश्व उन देशों के लिए, प्रथम विश्व कहा गया अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को, द्वितीय विश्व कहा गया सोवियत संघ और उसके सहयोगी साम्यवादी देशों को, और तृतीय विश्व कहा गया कि यूरोपीय जो उपनिवेशवादी ताकतें थी
उनसे स्वतंत्र हुए नव स्वतंत्र राष्ट्र जो एशिया में है, जो अफ्रीका में है, जो दक्षिणी अमेरिका में है, इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों को तृतीय विश्व की संज्ञा दी जाती है। तो इन तृतीय विश्व के राष्ट्रों के लिए भी उत्तर व्यवहारवाद की सीमित महत्ता दर्शाई गई है। यानी क्योंकि ये तो पूर्णतः उदारवादी मूल्यों पर आधारित विचारधारा थी, तो ऐसी स्थिति में जो तृतीय विश्व के देश हैं उनके लिए इसका सीमित महत्व बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, उत्तर व्यवहारवाद ने अपने मानवीय मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनिवार्य एवं आधारभूत रूप में प्रस्तुत किया था। यानी एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अपने सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया था, किंतु तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक, तृतीय विश्व वो देश हैं जिनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, और इन देशों की समस्याओं की अगर बात की जाए, तृतीय विश्व के देश हैं जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं की अगर बात की जाए तो इन राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता है, यानी शासन है वो लगातार बदलते रहते हैं, चुनाव इस प्रकार से कभी तानाशाही आती रहती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। इन देशों में एक निर्धनता का स्तर भी काफी उच्च है, यानी कहने का मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बड़े लोगों की ऐसी तादाद है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इन देशों में जनसंख्या का विस्फोट भी है, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण लोगों को आधारभूत समस्याएं नहीं हो पाती हैं, जुड़ पाती हैं, इसलिए ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से इन मूल्यों का सीमित महत्व है, क्योंकि ये अपनी अलग समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहली आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना भी है। भाई आर्थिक विकास तो है ही है, आर्थिक विकास तो आना ही आना चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास से पहले यहाँ राजनीतिक विकास से पहले यहाँ आर्थिक विकास की भी आवश्यकता है, आर्थिक विकास इनका होना चाहिए, जबकि उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पर आधारित विकास पर बल देते हैं। अतः तृतीय विश्व के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर व्यवहारवादियों के लिए, या ये कहें कि उत्तर व्यवहारवाद का मानवीय मूल्यों के लिए सीमित महत्व रह जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद में भी कुछ दोष हैं, जिनको उत्तर व्यवहारवाद के दोष या उत्तर व्यवहारवाद की आलोचनाओं के अंडर में हम इन टॉपिक्स में इसको हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना हुई। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।